आ रही है। वालेकुम सलाम। यस मैम। हम्म, अच्छा ठीक है। अच्छा बच्चों, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है। अच्छा, आज जो है ना हमने आप लोगों का ठीक है, आज हमने बेटा आप लोगों का ना चैप्टर 5 जो है वो स्टार्ट करना है। ठीक है। और जो सबसे पहले आज हमने टॉपिक करना है वो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स। ठीक है। आपको पता है जितने भी जो एक्साइटेबल टिश्यूज हैं यानी कि नर्व्स एंड मसल्स, तो उनके क्या होता है, ये जितना भी हमने अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स वगैरह, इन सब की हेल्प से हम क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्रिएट कर रहे होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स। ठीक है। और वर्चुअली ऑल द सेल बॉडीज होती है ना, उनके अंदर उनके अराउंड एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होता है वो जनरेटेड होता है। और फिर क्या होता है जिसकी वजह से क्या कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। हाउ दे कैन कम्युनिकेट विद दिस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, बिकॉज दिस ट्रांसमिट सिग्नल्स। ठीक है। जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन एक से दूसरे सेल ने ट्रेवल करनी होती है ना, वो नेक्स्ट सब जो स्लाइड। है जी, जो उन्होंने सब ये इंफॉर्मेशन ट्रेवल करनी होती है फ्रॉम वन सेल टू द अदर, वो विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होता है वो ये कर रहे होते हैं, ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। ठीक है। नर्व और मसल जो होता है ये हमारे एक्साइटेबल टिश्यूज होते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी जो सेल्स होते हैं, इनको हम इसलिए एक्साइटेबल टिश्यूज कहते हैं बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ जनरेटिंग रैपिडली चेंजिंग इलेक्ट्रोकेमिकल impulses at their membrane, and these impulses are then transmitted to the signals along the nerve fibers. ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, इसके अलावा और भी जो सेल्स होते हैं जैसे कि मैक्रोफेजेस, सीलिएटेड सेल्स होते हैं, ये भी जो होते हैं ये रिस्पॉन्ड कर सकते हैं टू द मेम्ब्रेन, टू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं ऑल सेल्स हैव मेम्ब्रेन पोटेंशियल और आर पोलराइज्ड इलेक्ट्रिकली। व्हाट इज मेम्ब्रेन पोटेंशियल? मेम्ब्रेन पोटेंशियल बेसिकली क्या हो रहा होता है, हमने जो हमने दो डिफरेंट चार्जेस को ना अक्रॉस द मेम्ब्रेन, उनको क्या हुआ होता है, उनका डिफरेंस मेंटेन किया होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक पोटेंशियल जो होता है वो क्रिएट हो जाता है। आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि एक वो मिली पोटेंशियल एनर्जी होती थी जो किस वजह से होती थी, ड्यू टू द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है। कि टाइम्स और एनाइंस डिफरेंस उनकी कंसंट्रेशन होती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, एक वहां पर पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, एक पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है। ठीक है। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज डिफाइंड एज सेपरेशन ऑफ ऑपोजिट चार्जेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन और अ डिफरेंस इन द रेपिटेटिव नंबर ऑफ केटाइंस और एनाइंस इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, इसकी वजह से क्या इंपॉर्टेंस क्या होती है, हम क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या कर रही होती है, दो डिफरेंट केटाइंस और एनाइंस की डिफरेंट कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल जो होती है वो मेंटेन हुई होती है। ठीक है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये जो सेपरेटेड चार्जेस होते हैं दे हैव द पोटेंशियल टू डू वर्क, इनके अंदर एनर्जी होती है, उनको इन चार्जेस को सेपरेट करने के लिए भी हमें एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है। ठीक है। और फिर क्या करना पड़ता है हमें उसके अलावा, और इनको फिर क्या करना होता है, इनको अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करवाने के लिए भी एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो इनके डिफरेंसेस आते हैं जिसकी वजह से इनसे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है। अच्छा, डिफरेंसेस अक्रॉस अ सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो डिफ्यूजन पोटेंशियल है और फिर एक है नर्स्ट पोटेंशियल। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आप लोगों को वाइवा में इनकी जो डेफिनेशन है ना वो पूछ लेते होते हैं। सो व्हाट इज डिफ्यूजन पोटेंशियल? डिफ्यूजन पोटेंशियल इज बेसिकली द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इनसाइड
and the outside of the कंसंट्रेशन ऑफ एन आयन, ठीक है। भी सिर्फ इसी तरह यहाँ जैसे कि सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड कितनी कंसंट्रेशन होगी किसी भी स्पेसिफिक आयन की, फॉर एग्जांपल पोटेशियम की, और उसकी आउटसाइड कितनी कंसंट्रेशन होगी उसकी, ठीक है। लेकिन इससे जो ज़्यादा इसको कर लेते हैं, इसको ज़्यादा डिफाइन करते हैं, वो होता है नॉन्स पोटेंशियल। नॉन्स पोटेंशियल इज द डिफ्यूजन पोटेंशियल लेवल अक्रॉस अ मेम्ब्रेन दैट एग्जैक्टली पोजेज द नेट डिफ्यूजन ऑफ अ पार्टिकुलर आयन थ्रू द मेम्ब्रेन, ठीक है। बेटे इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो नेक्स्ट मैं इसको ना वो विद द हेल्प ऑफ एक वो एक्सपेरिमेंट जो है ये एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। डिफ्यूजन पोटेंशियल होता है बस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बिटवीन द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ एन आयन। उसके मुकाबले में नॉन पोटेंशियल क्या होता है, द डिफ्यूजन पोटेंशियल लेवल अक्रॉस अ मेम्ब्रेन दैट एग्जैक्टली पोसेस द नेट डिफ्यूजन ऑफ अ पार्टिकुलर आयन। यानी कि इतना कंसंट्रेशन डिफरेंस जब अचीव हो जाएगा तो उसके बाद कोई नेट उस आयन की मूवमेंट नहीं हो पा रही होगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है डिफ्यूजन पोटेंशियल कैसे हम अक्रॉस मेम्ब्रेन जो होता है वो डेवलप होता है। ये एक पिक है नर्व सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसके ऊपर उन्होंने क्या देखा हुआ है, उन्होंने देखा हुआ है सिर्फ पोटेशियम की कंसंट्रेशन, ठीक है। इस टाइम उन्होंने अभी कुछ भी नहीं उधर हुआ रहा, उन्होंने यहाँ पर क्या देखा कि इनसाइड द सेल कितना पोटेशियम है और आउटसाइड द सेल कितना पोटेशियम है, ठीक है। इनसाइड जो होता है ना वो पोटेशियम ज़्यादा होता है, ठीक है। पोटेशियम इनसाइड द सेल इज़ 140 मिली इक्वलेंट और आउटसाइड द सेल ये बहुत कम होता है, सिर्फ 4 मिली इक्वलेंट होता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, एक तो इसको हम कहेंगे डिफ्यूजन, तो इसकी वजह से जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस पोटेशियम का सिर्फ जो होता है -94 मिली वोल्ट जो होता है ना वो इस्टेब्लिश हुआ होता है, ठीक है, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसकी क्या कहते हैं, उसको हम कहेंगे डिफ्यूजन पोटेंशियल ऑफ द पोटेशियम आयन, ठीक है। ये सिर्फ पोटेशियम आयन का डिफ्यूजन पोटेंशियल है और ये किसकी बेसिस के ऊपर हमने बताया है, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ दैट आयन इनसाइड एंड आउटसाइड। नेक्स्ट जो पिक्चर है ये वाली, इसके अंदर उन्होंने सेम जो है केस देखा है विद द सोडियम आयन, ठीक है। सोडियम की जो कंसंट्रेशन होती है वो आउटसाइड द मेम्ब्रेन जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। आउटसाइड सोडियम जो होता है वो 140 मिली इक्विवेलेंट है और इनसाइड जो है वो सिर्फ 14 मिली इक्विवेलेंट है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, इसका जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है ये +61 मिली वोल्ट है, ठीक है। प्लस का जो साइन वो डिनोट कर रहा है कि ये इसकी कंसंट्रेशन जो है वो आउटसाइड द सेल इन ज़्यादा है, ठीक है। और जो नेगेटिव का साइन शो कर रहा है कि इसकी कंसंट्रेशन इनसाइड द मेम्ब्रेन जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। ये भी नेक्स्ट गोल्डमैन इक्वेशन मैं करवाती हूँ ना उसमें ये दोबारा करवाती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, और जो नॉन पोटेंशियल था वो हमने क्या देखा था, इट इज़ द पोटेंशियल दैट एग्जैक्टली पोजेस द मूवमेंट्स ऑफ ए पार्टिकुलर आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जितना ज़्यादा, और नॉन पोटेंशियल का फिर मेजर हम कैसे मेजरमेंट करेंगे कि ग्रेटर इज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ ए स्पेसिफिक आयन ऑन द टू साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन, ग्रेटर इज द नेट डिफ्यूजन, ठीक है। और फिर क्या होगा अगर इनसाइड और आउटसाइड एक आयन की कंसंट्रेशन डिफरेंस ज़्यादा होगी तो उसका डिफ्यूजन पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर उसको अपोज करने के लिए, उसकी मूवमेंट रोकने के लिए अक्रॉस दैट सेल मेम्ब्रेन भी हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा जो होगी वो फोर्स लगानी पड़ेगी, तो उसका नॉन पोटेंशियल भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने इस पिक्चर में देखा पोटेशियम का, ठीक है। मैंने आपको बताया पोटेशियम का जो कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है वो -94 मिली वोल्ट है, ठीक है। इतना इसका डिफरेंस आ रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा होता है, पोटेशियम जो है वो इनसाइड द सेल थ्रू पोटेशियम लीकी चैनल्स बहुत ज़्यादा अंदर अंदर आ रहा होता है। वो जो हमने टेंडम पोर्ट डोमेन्स पढ़े थे ना लास्ट चैप्टर में, ठीक है, उसकी वजह से पोटेशियम जो होता है वो उसके अंदर टेंडेंसी होती है टू मूव अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इनसाइड द सेल पोटेशियम ज़्यादा हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन जब ये -94 मिली वोल्ट अचीव हो जाता है बिटवीन द इनसाइड ऑफ द और द आउटसाइड, तो फिर क्या होगा, कोई डिफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। जब इनसाइड और आउटसाइड दोनों -94 मिली पोटेशियम की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा कि ये -94 मिली वोल्ट वाला कंसंट्रेशन डिफरेंस नहीं रहेगा, तो कोई नेट डिफ्यूजन नहीं होगी पोटेशियम आयंस की, ठीक है। तो वो हम देखेंगे, वो होगा इसका नॉन पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, अब नॉन पोटेंशियल जो है वो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये इसका फॉर्मूला है।
नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के ऊपर ये कैलकुलेट करने के लिए ये है +-61 डिवाइडेड बाय जी और इनटू लॉग कंसंट्रेशन इनसाइड ओवर कंसंट्रेशन आउटसाइड, ठीक है। वेयर ईएमएफ इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और जो जी होता है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ द दैट आयन है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पोटेशियम है तो +1 होगा, सोडियम है तो +2 होगा, सॉरी +1 ही होगा। लेकिन कोई और आयन होगा जैसे दो डबल वाला होता है, जैसे हाइड्रोक्सिल आयन होता है, उसके अगर हमने कंसंट्रेशन डिफरेंस देखना होगा तो हम दो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो फिर वो इसकी जगह 2 आ जाएगा, ठीक है। और फिर कंसंट्रेशन इनसाइड उसकी हम लेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्जेस हैं तो हम न्यूमरेटर में कंसंट्रेशन इनसाइड लेंगे और डिनोमिनेटर में कंसंट्रेशन आउटसाइड लेंगे। अच्छा, ये फॉर्मूला अभी हमने देखा है, ये क्या है, ये सिर्फ एक आयन के लिए है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा होता है हमारी जो सेल में है उसके ऊपर बहुत ज्यादा आयन्स होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, उनकी मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है, जिसमें सोडियम पोटेशियम भी हो जाता है। इसके अलावा कुछ अमाइनो एसिड्स भी होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो सब जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसको करने के लिए क्या होता है, उनकी कंसंट्रेशन के देखने के लिए जो फॉर्मूला होता है उसको हम कहते हैं गोल्डमैन इक्वेशन या फिर गोल्डमैन हॉजकिन इक्वेशन। इट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द डिफ्यूजन पोटेंशियल व्हेन द मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू सेवरल डिफरेंट आयंस, ठीक है, और जो कि नॉर्मली होता है, ठीक है। तो फिर डिफ्यूजन पोटेंशियल दैट डेवलप्स, ये 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। सबसे पहले तो पोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ईच आयन, ठीक है, वो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। फिर परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन टू ईच नाइन, जो कि इस इक्वेशन के अंदर जो है वो पी से डिनोट हो रहा है, ठीक है। और फिर है कंसंट्रेशन ऑफ रिस्पेक्टिव आयंस ऑन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। जो अभी हमने पहले इक्वेशन देखी थी वो सिर्फ एक आयन के लिए थी, ठीक है। और ये क्या है, ये है नंबर ऑफ आयंस के लिए, जो कि नॉर्मली हमारी जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन के लिए हो रहा होता है, ठीक है। इसके हम देख लेते हैं फॉर्मूला गोल्डमैन इक्वेशन। ये बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों से ना वाइवा में लिखवाते होते हैं। इसके अलावा जो है ना आपसे इसमें यूक्यू भी आ सकता है कि व्हाट इज़ गोल्डमैन हॉजकिन इक्वेशन, और फिर आपने इसको ये भी लिखना होता है, फिर उसके फैक्टर्स पूछ लेते हैं जिन पर ये डिपेंडेंट है। तो इसके 3 फैक्टर्स हैं जिन पर ये डिपेंडेंट है। सबसे पहले तो पोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ईच आयन, जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ सोडियम पोटेशियम it is positive and in case of chloride ion it is negative। फिर the permeability of the membrane to each ion, ठीक है, जो कि P है। और फिर है नेक्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ दैट आयन इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है। ये इसका जो फॉर्मूला है उसके अंदर कंसंट्रेशन सोडियम की इनसाइड इसके साथ ही उसकी पोलैरिटी पोलैरिटी ऑफ द सोडियम आयन, और फिर कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम आउटसाइड और उसकी पोलैरिटी आउटसाइड, ठीक है। फिर इसी तरह पोटेशियम की भी है, कंसंट्रेशन इनसाइड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन आउटसाइड, और फिर उसकी पोलैरिटी जो है इनसाइड। पोलैरिटी क्या है पोटेशियम की, वो जो होता है वो एक फॉर्मूले से वो एक कांस्टेंट होता है जो कि साथ ही दिया होता है। अच्छा, उसके बाद है क्लोराइड आयन, ठीक है। आप इन केस ऑफ क्लोराइड आयन देखो, बाकी सब में इनसाइड जो उनकी कंसंट्रेशन थी वो न्यूमरेटर थी, लेकिन क्लोराइड आयन में क्या है, जो उसकी कंसंट्रेशन आउटसाइड है वो जो है वो न्यूमरेटर में है, ठीक है। ऐसा क्यों है? अच्छा, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस देख लेते हैं इस इक्वेशन की। इस इक्वेशन की इम्पोर्टेंस ये है कि सिर्फ सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड आयंस होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन एनी नर्व और मसल फाइबर, एज वेल एज जो न्यूरॉन्स होते हैं नर्वस सिस्टम में, उनमें भी यही जो ज़्यादा होते हैं ना, ये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेशन, ठीक है। और फिर क्या होता है कि इन्हीं आयंस की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हेल्प कर रही होती है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द वोल्टेज ऑफ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। फिर है कि
फिर डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ईच ऑफ द आयंस इन डिटरमाइनिंग द वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंस इसमें क्या है कि जो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी है फॉर दैट आयन वो भी कंट्रीब्यूट कर रही होती है। ठीक है, अच्छा जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी जीरो परमिएबिलिटी है पोटेशियम और क्लोराइड के लिए, लेकिन सारी जो मेम्ब्रेन है वो सोडियम के लिए परमिएबिलिटी है, तो फिर क्या होगा, उसकी वजह से हम नर्ज पोटेंशियल फॉर द सोडियम आयन हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, और इसी तरह वाइस वर्सा कि अगर पोटेशियम का हमने नर्ज पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा तो क्या होगा, सोडियम और क्लोराइड के लिए उसकी परमिएबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, तो उस वक्त जो उसमें मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप हो रहा होगा उस टाइम उस सेल मेम्ब्रेन पे वो सिर्फ किसकी वजह से हो रहा होगा, ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ द पोटेशियम आयंस। और इसमें इससे एक तीसरी चीज भी ये हमें पता चल रही होती है क्या, कि हर all the time a positive ion concentration gradient from the inside of the membrane to the outside causes electronegativity inside the membrane। ठीक है, इसमें क्या जिसकी वजह से क्या होता है कि पॉजिटिव आयन आराम से डिफ्यूज हो जाते हैं इनसाइड भी, और अगर वो उनकी कंसंट्रेशन इनसाइड ज्यादा हो जाए तो वो फिर आउटसाइड भी मूव कर जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब दूसरे अब एक चीज आप देखो कि जो क्लोराइड आयंस है ना वो डायरेक्टली मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है उसको डेवलप नहीं कर रहे होते हैं, इनडायरेक्टली जो क्लोराइड आयंस होती है ना उनकी जो मूवमेंट होती है ना वो डिपेंडेंट हो जाती है इसके ऊपर ऑन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, क्लोराइड आयंस जैसे कि नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, इनमें क्या होता है, एक तो इनका जो फ्लो होता है ना वो उतना रैपिड नहीं होता एज कंपेयर टू पोटेशियम और सोडियम आयंस, और दूसरा जितने नंबर ऑफ चैनल्स है ना इन द मेम्ब्रेन फॉर सोडियम और पोटेशियम उतने नंबर ऑफ चैनल्स क्लोराइड आयंस के लिए नहीं है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो पोटेशियम और सोडियम होते हैं ना वो एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप करते हैं, और फिर उसकी बेसिस पर क्लोराइड आयन जो होता है ना उसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो होता है ना वो पैसिवली फ्लो करके अंदर या बाहर जो है वो चला जाता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो मतलब क्लोराइड की सिर्फ मूवमेंट की वजह से ना हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप नहीं होता। ठीक है, इसको हम रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले तो ये कि सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड आयंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आयंस फॉर मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन एक्साइटेबल टिश्यूज, और contribution of each ion is proportional to the membrane polarity for that particular ion। ठीक है, पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इनसाइड द मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑल द टाइम क्या होता है जो इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन होती है ना वो इट रिमेन्स मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू इट्स आउटसाइड, जिसकी वजह से क्या होता है बाद में इधर पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सकता है। अच्छा, और फिर क्या होता है कि जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं उनके नंबर ऑफ चैनल्स भी बहुत ज़्यादा है, उनकी परमिएबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर सिग्नल ट्रांसमिशन इन न्यूरॉन्स। अब ये उन्होंने एक एक एक्सपेरिमेंट किया, बेटे ये डिस्टॉर्शन किस वजह से आ रहा है? अच्छा, फिर ये उन्होंने नेक्स्ट में एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये जितना भी अभी हमने भी किया है इसको कैलकुलेट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया है जिसको मतलब इतना इजी नहीं है ये कैरी आउट करना। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत माइक्रोमीटर्स होती है मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या किया कि इन्होंने ना एक वोल्टोमीटर को कनेक्ट कर दिया विद अ पिपेट जिसके अंदर एक सिल्वर क्लोराइड था जिसमें पोटेशियम जो था बहुत ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन थी, और दूसरी तरफ ये जो रेड वाला था ये एक इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड से उसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर इस मदद विद द हेल्प ऑफ दिस पिपेट उन्होंने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मेम्ब्रेन को टच किया। ठीक है, और उन्होंने देखा कि कितना कितना कंसंट्रेशन डिफरेंस है। ठीक है, फिर ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि
लेफ्ट साइड से जो है ना मेम्ब्रेन को टच करना शुरू कर दिया, ठीक है, और फिर उसका जो कंसंट्रेशन डिफरेंस है ना उसको प्लॉट करने लग गए ऑन अ ग्राफ, ठीक है, जो कि ये आप लोगों को राइट साइड ऑफ द स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि जैसे जो था पहले नर्व फाइबर बिल्कुल जो था वो आउटसाइड जब था तो मिक्स था चार्ज, ठीक है, जीरो था एक्शन पोटेंशियल, लेकिन जैसे ही उन्होंने मेम्ब्रेन को टच किया तो कितना चार्ज हो गया, -90 मिली वोल्ट, ठीक है, जो कि ये नीचे ग्राफ के अंदर शो हो रहा है, ठीक है। तो उसकी मदद से उन्होंने देखा कि जो है ना -90 मिली वोल्ट जब मेम्ब्रेन कोई उधर से एक्शन पोटेंशियल नहीं जा रहा, ठीक है, सिर्फ मेम्ब्रेन रेस्ट के ऊपर है, तो उसके अंदर कितना चार्ज है, वो है -90 मिली वोल्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो कि आप ये इस पिक्चर में जो गौर करने की बात है वो ये देखो कि ये जो डिफ्यूजन पोटेंशियल होता है ना वो डिपेंड कर रहा होता है कि अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, बिल्कुल ये मेम्ब्रेन के साइड इस टाइम क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, और बिल्कुल उसके आउटसाइड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है उसकी आउटर सरफेस के ऊपर, ठीक है। और फिर क्या होता है वो जैसे ही मूव किया ना इलेक्ट्रोड फ्रॉम द इनसाइड टू द आउटसाइड तो एक एब्रप्ट चेंज आ गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि डिफरेंस था कंसंट्रेशन का ऑफ द केटाइंस एंड द एनाइंस ऑन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो एकदम से जो था पहले जीरो था पॉजिटिव था, फिर एकदम से इतना ज्यादा -90 मिली वोल्ट की तरफ जो है वो चला गया एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ये जितनी भी अभी तक हमने की है ना ये सिर्फ एक आप लोगों का जो नेक्स्ट है ना टॉपिक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल उसको बताने के लिए ना एक थीम था, ठीक है, कि किस तरह से ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है ये अचीव हो रहा होता है, ठीक है। इसमें कंट्रीब्यूट resting membrane potential is the constant membrane potential present in the cells of the non-excitable tissues and those of the excitable tissue when they are at rest, that is when they are not producing electrical signals, ठीक है। मैंने आपको बताया जितने भी cells होते हैं ना वो क्या कर रहे होते हैं with the help of this action potential, with the help of this polarity across the membrane वो क्या कर रहे होते हैं अपने सिग्नल्स ट्रांसमिट कर रहे होते हैं एक्साइटेबल टिश्यूज, और एक्साइटेबल टिश्यूज जो ना भी हो जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ब्लड सेल्स हैं मैक्रोफेजेस वगैरह हैं इनके अंदर भी एक जो होती है ना पोलैरिटी डेवलप्ड होती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि डिफरेंस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ एनाइंस और कैटायंस होती है सॉरी क्रॉस द मोटर मेम्ब्रेन। मोटर बेटे ये जो भी बच्चा है ना अपने आप को म्यूट कर लो। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ ए लार्ज नर्व फाइबर जब उन्होंने कैलकुलेट किया ना तो उन्होंने देखा कि इनसाइड द फाइबर इज 90 मिलीवोल्ट मोर नेगेटिव देन द पोटेंशियल इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑन द आउटसाइड ऑफ द फाइबर, ठीक है। नर्व जो है ना लार्ज नर्व फाइबर उस पर कितना रेस्टिंग मेम्ब्रेन जब वो कोई सिग्नल नहीं कंडक्ट कर रही है तो उसके ऊपर -90 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल है, ठीक है। अब इसमें कैसे ये कैसे बनता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सबसे पहले तो कैसे ये बनता है, एक तो जो आपने वो सोडियम पोटेशियम पंप जो हमने पीछे पढ़ा था और मैंने आपको बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट पंप है इन योर फिजियोलॉजी, तो वो जो है वो सबसे ज़्यादा जो वो इसको कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। और दूसरा जो होता है वो पोटेशियम लीक चैनल्स है, ठीक है, जो कि 100 टाइम्स मोर परमिएबल है टू पोटेशियम देन टू सोडियम, ठीक है। ये जो है जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर एक ये सोडियम पोटेशियम पंप होता है और दूसरा ये जो पोटेशियम लीक चैनल्स होते हैं ना ये होते हैं, ठीक है, ये दोनों जो है ना ये कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये बेसिकली देखना था कि कौन से आयंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो है इसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा, ये देख लो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है, ठीक है, जिसका काम क्या होता है 3 सोडियम आउटसाइड और 2 पोटेशियम इनसाइड जो है वो मूव करवाना होता है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज अंदर कम आ रहा है लेकिन पॉजिटिव चार्ज बाहर ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। तो इससे भी क्या कर रहे होते हैं थोड़ी सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनसाइड द सेल हो रही होती है, ठीक है। और फिर साथ ही पोटेशियम चैनल है जो कि मैंने आप लोगों को बताया था एक टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर होता है, टेंडम पोर डोमेन होती है, इसके ऊपर एक सिलेक्टिविटी फिल्टर भी लगा होता है, ठीक है। ये क्या कर रहा होता है ये 100 टाइम्स मोर परमिएबल होता है टू पोटेशियम एज कंपेयर टू सोडियम, और उसकी वजह से क्या कर रहा होता है ये पोटेशियम की आउटवर्ड डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा कर रहा होता है,
ठीक है। और इसकी परमेबिलिटी, द डिफरेंशियल इन परमेबिलिटी इज अ की फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ द नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया, ये नेक्स्ट जो हमारी पिक्चर है, ये एक इम्पॉर्टेंट यूक्यू है, आपसे वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, what is the origin of the normal resting membrane potential या फिर which ions contribute towards the resting membrane potential of -90 millivolts। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने नर्न्स पोटेंशियल सारी जो मेम्ब्रेन थी, वो जो भी हमने पीछे एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने वो एक इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड थी, फिर एक पिपेट की मदद से जब उन्होंने देखा कि वो बिल्कुल सोडियम क्लोराइड किसी और आयन के लिए परमिएबल ना हो, सिर्फ पोटेशियम के लिए परमिएबल हो, ताकि वो डिफ्यूजन पोटेंशियल या फिर नर्ज पोटेंशियल जो हो वो कैलकुलेट कर ले ऑफ द पोटेशियम आयन। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जो पोटेशियम की आउटसाइड कंसंट्रेशन है वो 4 मिली इक्विवेलेंट है, इनसाइड जो है वो 140 मिली इक्विवेलेंट है। और फिर उन्होंने जब इसको वो जो हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाला इक्वेशन थी उसमें पुट किया, तो उन्होंने देखा कि अगर हम सिर्फ पोटेशियम पर डिपेंडेंट होते हैं ना, कि ये कंट्रीब्यूट करता है टू द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो हमारा जो मेम्ब्रेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -94 मिली वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, which is more negative than the -90 millivolt which is the actual resting membrane potential। ठीक है, एक्चुअल हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो -90 मिलीवोल्ट है, लेकिन जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया विद द नर्स पोटेंशियल ऑफ द पोटेशियम, तो उन्होंने देखा ये -94 है, इट इज़ मोर नेगेटिव एज कम्पेयर टू -90। ठीक है, तो उन्होंने कहा नहीं, पोटेशियम नहीं हो सकता, सिर्फ देयर विल मे बी सम अदर आयन। नेक्स्ट उन्होंने देखा सोडियम के साथ, सोडियम की आउटसाइड, जैसे हमने बताया सोडियम आउटसाइड ज़्यादा होता है, 142 मिली इक्विवेलेंट उसकी कंसंट्रेशन आउटसाइड द मेम्ब्रेन है, और सिर्फ 14 जो है वो इनसाइड द मेम्ब्रेन है। ये वैल्यूज जब उन्होंने पुट की इन द इक्वेशन, गोल्डमैन इक्वेशन, तो उन्होंने देखा कि प्लस 61 मिली वोल्ट है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है एज कम्पेयर टू द -90 मिली वोल्ट विच इज़ द एक्चुअल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, तो उससे क्या पता चला हमें कि सोडियम भी जो एलोन है वो कंट्रीब्यूट नहीं करता। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, इन दोनों के रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मिला लिया। जब इन दोनों के रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के मिलाया, उसमें गोल्डमैन हॉजकिन इक्वेशन में फिट किया, तो उन्होंने देखा कि ये जो है ना, ये -86 मिली वोल्ट है। ठीक है, अभी भी कितने का डिफरेंस है, 4 मिली इक्विवेलेंट का डिफरेंस 4 मिली वोल्ट का डिफरेंस आ रहा था। ठीक है, तो वो 4 मिली इक्विवेलेंट का डिफरेंस आ रहा था, वो कैसे अचीव हुआ, वो अचीव हुआ थ्रू द विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। ठीक है, -86 तक तो सोडियम और पोटेशियम के चैनल्स ले आए, लेकिन जो बाकी जो 4 मिली वोल्ट था, वो जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप की एक्टिविटी है ना, ऑफ मूविंग 3 सोडियम आउटसाइड एंड 2 पोटेशियम इनसाइड, उसने ये जो है ये मेंटेन कर दी। ठीक है, यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ये उन्होंने ये जो ड्यूरिंग दैट एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने देखा कि इक्विलिब्रियम पोटेंशियल फॉर पोटेशियम, ये जैसे अभी मैंने आपको बताया ना एक्सपेरिमेंट करते रहे वो सिर्फ पोटेशियम के साथ, उन्होंने देखा कि कौन सा ऐसा पॉइंट आया जब यहाँ पर जो था वो पोटेशियम का जो था वो इक्विलिब्रियम आ चुका हुआ है ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि ये जो था ये -94 मिली वोल्ट के ऊपर था। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को ना कुछ नेगेटिव जो अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इम्परमिएबल होते हैं टू द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और उनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो वो भी जो होते हैं वो थोड़े बहुत जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो पोटेशियम लीक चैनल्स की है। और उसके बाद जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है वो इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करके रख रहा होता है। ठीक
ठीक है। अच्छा फिर क्या हो रहा होता है कि जो पोटेशियम होता है ना, देखो वो इनसाइड द सेल ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वो और इनसाइड नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो जो पोटेशियम है ना ये अपने अच्छा अब ये इसमें हाँ जो इम्पोर्टेंट बात थी जो अभी आप लोगों के दिमाग में आ भी गई होगी और आनी भी चाहिए थी, वो ये थी कि पोटेशियम जो है वो तो एक पॉजिटिव आयन है, तो वो कैसे इनसाइड रह लेता है और सोडियम क्यों नहीं रह पाता है इनसाइड, ठीक है। तो इसका जवाब ये देखो ये है कि क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो होता है ना पोटेशियम का, वो इनसाइड जो होता है ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू आउटसाइड। तो उसकी वजह से क्या हो रहा होता है, जो पोटेशियम है ना वो ये देखो ये आउटवर्ड फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। जब ये बाहर जाता है तो क्या होता है, आउटसाइड जो है वो पॉजिटिविटी हो जाती है, इनसाइड जो होता है वो नेगेटिविटी हो जाती है, ठीक है। फिर उसकी वजह से क्या होता है, और क्या होता है, ये जो इम्परमिएबल, ये जो ए नेगेटिव है ना, ये डिनोट कर रहा है इम्परमिएबल लार्ज इंट्रासेलुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन एनाइंस, ठीक है, जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ये तो अंदर ही रहते हैं, वो इम्परमिएबल हैं टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अंदर कर लेते हैं कि जो पोटेशियम बाहर जाता है ना, वो अपने उल्टे पांव ही दोबारा वापस अंदर आ जाता है, ठीक है। और वो फिर क्या कर रहा होता है, वो अंदर ही फिर नो फर्दर मूवमेंट, नेट मूवमेंट होती है पोटेशियम अकर्स व्हेन द इनवर्ड इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट एग्जैक्टली काउंटर बैलेंस द आउटवर्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि जब उसका नर्ज पोटेंशियल आ जाता है, ठीक है, विच इज द केस इज -90 मिलीवोल्ट, ठीक है। अच्छा अब उन्होंने वही ये उसी की रेपिटेशन ही है, वो जो डायग्राम है कि हाई रेशियो ऑफ पोटेशियम इनसाइड टू द आउटसाइड, कंसंट्रेशन आउटसाइड जो थी पोटेशियम की आउटसाइड 4 थी और इनसाइड जो थी वो 140 थी, तो वो 35:1 आ जाती है, ठीक है। और कंट्रीब्यूट कर रहा होता है वो -94 लॉगरिदम, वो जो हमने पीछे इक्वेशन देखी थी ना ये वाली, ठीक है। इस इक्वेशन को जहन में रखो और फिर कंसंट्रेशन इनसाइड आउटसाइड जब हम ये वैल्यूज इसमें पुट करते हैं ना, ठीक है, तो और उसका फिर लॉग ले लेते हैं, तो वो जो है वो -94 आ रहा होता है, ठीक है। फिर उन्होंने जब सोडियम डिफ्यूजन पंप देखा तो उन्होंने देखा उसकी कंसंट्रेशन इनसाइड जो आउटसाइड है वो 0.1 है, और फिर जब उसको नॉन पोटेंशियल वाले से मल्टीप्लाई किया तो वो +61 आ गई थी, ठीक है। फिर पोटेंशियल इनसाइड, और फिर जब हमने इन दोनों को गोल्डमैन इक्वेशन में समेटेड किया तो फिर -86 मिलीवोल्ट आ रहा था, ठीक है, जो कि ज़्यादा पोटेशियम के पोटेंशियल के इक्विवेलेंट था, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि पंपिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन उन्होंने देखी ऑफ द सोडियम पोटेशियम पंप टू द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिससे उन्हें पता चल गया कि पंपिंग ऑफ मोर सोडियम टू द आउटसाइड देन पोटेशियम पंप टू द इनसाइड कंट्रीब्यूट्स कर रही होती है -4 मिलीवोल्ट, ठीक है। और एडिशनल डिग्री ऑफ नेगेटिविटी जो कि अबाउट -4 मिलीवोल्ट इनसाइड होती है वो दे रही होती है, ठीक है। तो उसकी मदद से उन्होंने देखा कि नेट मेम्ब्रेन पोटेंशियल व्हेन ऑल दीस फैक्टर्स आर ऑपरेटेड एट द सेम टाइम जो होता है ये -90 मिलीवोल्ट होता है, ठीक है। अच्छा फिर ये वो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि देखो ये सारी नहीं, ये सिर्फ अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन जो है ना ये डिफरेंस है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ऊपर नीचे जो दूर है सेल मेम्ब्रेन वाले हिस्से से, वहां पर जो मर्जी पोलैरिटी हो, सिर्फ ये जो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन है ना, ये जो चीज होती है ये कंट्रीब्यूट कर रही होती है टू द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। फिर इसको समराइज हम कर लेते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज प्रोड्यूस्ड बाय डिफ्यूजन ऑफ द पोटेशियम, ठीक है। जो पोटेशियम अपने चैनल्स के थ्रू अंदर बाहर हो रही होती है वो प्रोड्यूस करी होती है उसको, ठीक है। लेकिन उसको जो मेंटेन कर रहा होता है वो कौन कर रहा होता है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, ठीक है। ये ऐसे क्यों कह रहे हैं, क्यों प्रोड्यूस हो रही है बाय डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम, क्योंकि जब उन्होंने गोल्डमैन इक्वेशन से सोडियम और पोटेशियम का नॉन पोटेंशियल इक्वेट किया ना, तो वो -86 मिलीवोल्ट आ रहा था विच इज मोर टुवर्ड्स द पोटेशियम साइड, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कह दिया, आपको एमसीक्यू में भी आ जाएगा कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज प्रोड्यूस्ड बाय डिफ्यूजन ऑफ विच आयन, ठीक है। तो आप उसमें क्या चूज करोगे, पोटेशियम आयन चूज करोगे, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछ लेंगे कि कौन इसे मेंटेन करके रख रहा होता है, तो उसका आंसर क्या होगा, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, ठीक है। इसका आप लोगों को यूक्यू इस तरह से आ जाता है कि आपने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें आपने देखा being a physiologist you did an experiment on the membrane and you came to know that the resting membrane potential is -90 millivolt, which ions are contributing in the action in the
इन मेंटेनिंग दिस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ -90 मिलीवोल्ट। ठीक है, तो इसमें आपने सारा लिखना होगा कि जी सबसे पहले जब उन्होंने पोटेशियम को देखा और जो हमने डायग्राम पहले बनाई, ये आपकी ये गाइटन की ही दोनों पिक्चर्स है। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट वाली भी जो पिक्चर है उससे हमने विद द हेल्प ऑफ दीज डायग्राम्स और दिस टेक्स्ट आपने इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अच्छा अब एक ये बात है कि मैंने आपको बताया कि पोटेशियम सोडियम के अलावा भी मैनी आयंस लाइक कैल्शियम एंड क्लोराइड कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं टू द रेस्टिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इवन क्या कर रहे होते हैं वो जो ये लार्ज मोलिकुलर एनाइंस होते हैं, ये भी कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, लेकिन क्या कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस आर डिटरमाइंड बाय द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड देयर मेम्ब्रेन पर्टिकुलरिटीज। ठीक है, क्या हमने देखा था, पहले हमने क्या देखा था कि एक एक आयन की सेपरेटली उसकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट देखकर उसकी मेम्ब्रेन परमेबिलिटी देख के हमने कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, लेकिन क्योंकि एक मेम्ब्रेन बहुत चीज़ों से एट अ टाइम परमिएबल अनपरमिएबल हो रही होती है, तो बहुत सी डिफरेंट चीज़ें उसको कर रही होती है कंट्रीब्यूट। ठीक है, अच्छा फिर इससे दो इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस हमारे पास आ गई। एक तो ये कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मोस्ट परमिएबल टू पोटेशियम। ठीक है, अ चेंज इन द एक्स्ट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम हैज द ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा उन्होंने देखा कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो पोटेशियम के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने बेसिकली कई जो लीथल इंजेक्शंस थे उसमें उन्होंने क्या कर देते हैं, पोटेशियम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कर देते हैं। पोटेशियम जब ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है, इनसाइड बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाती है, और क्या करे होते हैं वो वहाँ पर कोई एक्शन पोटेंशियल ही जनरेट नहीं हो सकता। जब कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट होगा तो कोई मैसेज ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, तो ये जितने भी लीथल इंजेक्शन आप लोगों ने कई दफ़ा मूवीज़ में देखा होगा कि वो कोई इंजेक्शन लगाते हैं और एकदम से डेथ हो जाती है, तो वो क्या होता है बेसिकली, वो लीथल इंजेक्शन में पोटेशियम क्लोराइड बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इनसाइड द सेल इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी कर देता है कि वहाँ पर कोई भी नर्व सिग्नल नहीं जनरेट होता। जब नर्व सिग्नल नहीं जनरेट होता, कोई मैसेज नहीं ट्रांसफर होता, तो जो ऑक्सीजन वगैरह ये सब चीज़ें हैं ये भी उन सेल्स को नहीं मिल रही होती हैं। ठीक है, अच्छा और दूसरी इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन इससे क्या है, अ चेंज इन द मेम्ब्रेन permeability टू एनी गिवन आयन विल चेंज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। दिस फैक्ट इज सेंट्रल टू द प्रोडक्शन ऑफ नर्व एंड मसल इम्पल्सेस। ठीक है, मोस्ट ऑफन इट इज द ओपनिंग एंड of the sodium and the गेट। ठीक है, ये अभी आप लोग आगे जाके जो है ना इसको मैं ज़्यादा एलेबोरेट कर। अच्छा ठीक है, अच्छा अब ये तो हमने देख लिया कि जी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, एक सेल है सिर्फ रेस्ट पे पड़ा हुआ है, लेकिन इन एक्चुअल लाइफ एक सेल रेस्ट के ऊपर इफ इट इज अ एक्साइटेबल इशू इट कैन नॉट लिव इन रेस्ट ऑल द टाइम। ठीक है, फिर क्या होता है बेसिकली, सब मैंने हम पहले भी ये पढ़ा, सब सेल्स होते हैं डिस्प्ले कर होते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, और सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और क्या होता है ये सब बीमारी होते हैं टू द न्यूरल कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी कि एक सेल दूसरे सेल से कैसे कम्युनिकेट कर रहा होता है, with the help of these with the help of these membrane potentials and positive and negative charges across the cell membrane, ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा होता है। ठीक है, और विच इज रिलेटेड टू द और ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे डिफरेंशिएट कर रहा होता है, इट इज रिलेटेड टू द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम एंड लार्ज इंट्रासेलुलर प्रोटीन आयंस between the intracellular and extracellular fluid and the differential permeability of the plasma membrane to these ions। ठीक है, क्यों हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो पोटेशियम को इतनी ज़्यादा है, क्योंकि जो इसके जो पोटेशियम लीक चैनल है ना ये 1000 टाइम्स मोर परमिएबल है टू पोटेशियम एज कंपेयर टू द सोडियम। बस मैम। अच्छा अच्छा अभी ठीक है बच्चे, इसके बाद जो है कि थोड़ा सा आप लोगों का रह जाता है, एक तो ये कि जो ना हमने फिर से वही रिपीटेशन, ना एक्साइटेबल टिश्यूज इज नर्व एंड मसल, दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स व्हेन दे आर एक्साइटेड, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर क्रिटिकल टू द फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड ऑल मसल्स,
and they undergo transient rapid fluctuations in the membrane potentials which serves as the electrical signals. ठीक है, न्यूरॉन्स यूज करती हैं these electrical signals to receive, process, initiate and transmit messages, whereas जो मसल सेल्स होते हैं वो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यूज करते हैं टू इनिशिएट कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, अच्छा, अब आप देख लो अभी तक हमने सिर्फ क्या पढ़ा है, एक स्टेट ऑफ द मेम्ब्रेन. ठीक है, विच इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसको हम उसकी डीपोलराइजेशन स्टेज भी कहते हैं. बेटे ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से मेरी अब तक सब बच्चों के पास मेरी स्लाइड्स जो है वो शेयर हो चुकी होंगी. ठीक है, तो इस स्लाइड्स में जितने इन स्लाइड्स में जितने भी ग्राफ है ना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और ये जो ये ग्राफ है ना, ये इस आप लोगों की गाइडर में नहीं है, ये दूसरी बुक से है, आप लोगों को बुक की जरूरत नहीं है, बस आप इस ग्राफ को समझ लो और इसको ड्रॉ करो और इसकी प्रैक्टिस करो. ठीक है, इसमें इन्होंने एक नर्व की स्टेट दिखाई हुई है, उसकी डिफरेंट स्टेजेस में ना उसको दिखाया हुआ है. ठीक है, सबसे पहली उसकी स्टेज है जिसको ये मार्क किया हुआ है विद डीपोलराइजेशन. इट इज डिक्रीज इन पोटेंशियल मेम्ब्रेन लेस नेगेटिव. ठीक है, डीपोलराइजेशन होता है जिसे हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी कहते हैं. इट इज डीपोलराइजेशन. ठीक है, ये उसमें क्या हो रहा होता है, नेगेटिव ज्यादा हो रहा होता है. ठीक है, फिर टेक्स्ट स्टेट उसकी आदत है रिपोलराइजेशन की, विच इज द रिटर्निंग टू द रेस्टिंग पोटेंशियल आफ्टर डीपोलराइजेशन. ठीक है, ठीक है, रेस्टिंग पोटेंशियल ये उन्होंने देख लिया. ठीक है, ये उन्होंने किसी और नाव का कैलकुलेट किया हुआ, इन दिस केस ये -70 मिली वोल्ट है. ठीक है, उसके बाद डीपोलराइजेशन की स्टेट आ जाती है तो वो क्या हो रहा होता है, उसका पोटेंशियल जो है वो लेस नेगेटिव हो रहा होता है. ठीक है, यानी कि पॉजिटिविटी की तरफ ज्यादा जा रहा है. और फिर नेक्स्ट आ जाता है रिपोलराइजेशन, दोबारा उसकी नेगेटिव स्टेट आ जाएगी तो उसको कहेंगे रिपोलराइजेशन. और हाइपर पोलराइजेशन है इंक्रीज इन द पोटेंशियल, यानी कि ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी तो उसको हम हाइपर पोलराइजेशन कहेंगे. ठीक है, अच्छा, अब क्या हो रहा होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कैसे ट्रेवल कर रहे हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो भी बच्चा ना यहाँ पर अच्छा, ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था जब नर्व रेस्ट कर रही होती है, कुछ भी उसके क्रॉस जो है वो मूवमेंट हो रही होती है, लेकिन क्या हो रहा है, कोई सिग्नल नहीं ट्रांसमिट कर रहे होते. ठीक है, अब क्या, जब नर्व उसने कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट करना है किसी नर्व ने क्रॉस इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो क्या करेगी. ठीक है, वो उसके पास सिर्फ क्या है, आयंस ही हैं और उनके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है जिसकी मदद से वो अपने सिग्नल्स ट्रांसमिट करेगी. ठीक है, तो बाय चेंजिंग आई मूवमेंट्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो वो क्या कर लेगी, वो अपना सिग्नल जो है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो ट्रांसमिट कर देगी. ठीक है, वाटर सोलेबल आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग चार्जेस, और ये क्रॉस कर सकते हैं मेम्ब्रेन को ओनली थ्रू द चैनल्स. ठीक है, और फिर मेम्ब्रेन चैनल्स भी हमने पढ़े थे, दो टाइप्स के होते हैं, एक तो लीक चैनल्स होते हैं जो कि ऑल द टाइम ओपन होते हैं, और फिर गोल्टेड चैनल्स होते हैं. ठीक है, जो कि ओपन और क्लोज होते हैं. कुछ जो चैनल्स थे मैंने आपको बताया वोल्टेज गेटेड थे, वो एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के ऊपर एक्टिवेट होते थे. कुछ केमिकली गेटेड चैनल्स थे जो कि कोई स्पेसिफिक केमिकल आके उनसे अटैच होगा, वो तब ओपन या क्लोज होंगे. और फिर कुछ मैकेनिकली गेटेड चैनल्स थे और कुछ थर्मली गेटेड चैनल्स थे. ठीक है, तो उसकी मदद से ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे होते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अब दो तरह के होते हैं, एक तो ग्रेडेड पोटेंशियल होता है. ठीक है, ये सर्व करता है एज अ शॉर्ट डिस्टेंस सिग्नल्स, और दूसरा होता है एक्शन पोटेंशियल विच सिग्नल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. ठीक है, तो नर्व्स जो होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं. ठीक है, जो सिग्नल ग्रेडेड पोटेंशियल होता है ये शॉर्ट डिस्टेंस सिग्नल्स के लिए सिर्फ होता है. ठीक है, ये सिर्फ करीबी नर्व्स के लिए होता है, लेकिन जो लॉन्ग नर्व्स होती हैं जिन्होंने फ्रॉम द CNS टू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जाना होता है, उनके लिए एक्शन पोटेंशियल होता है. ठीक है,
कल हम इंशाल्लाह ये ग्रेडेड पोटेंशियल जो है वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना, अभी तक के लिए आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो आप जो है वो पूछ सकते हो।